नमस्कार, आज है 1 अगस्त दिन सोमवार और वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरों का करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। लोकसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत में मंदी आने की कोई आशंका नहीं। बोली कोरोना के संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में। फाइव जी ऑक्शन की नीलामी की प्रक्रिया पूरी, सरकार को 1.5 लाख करोड़ मिलने की उम्मीद। इंडिया 360 में बताएंगे देश में कब तक मिलने लगेगी 5G की स्पीड। लगातार चौथे कारोबारी दिन बाजार में तेजी, निफ्टी 182 अंक चढ़कर 17,300 के पार, सेंसेक्स में करीब 550 अंकों का उछाल। ताइवान को लेकर फिर आमने सामने आए अमेरिका और चीन, ड्रैगन ने दी मिलिट्री एक्शन की धमकी। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, आखिर ताइवान के बहाने फिर क्यों उठ रहा है संग्राम। साथ ही जानेंगे ताइवान के नाम पर क्यों चिढ़ता है चीन। पात्रा चौल घोटाले मामले में 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में संजय राउत। जांच एजेंसियों ने पीएमएलए कोर्ट में 8 दिन की रिमांड मांगी थी। उद्धव ठाकरे की बीजेपी को चेतावनी, कहा जब हमारा वक्त आएगा तो सोचिएगा क्या होगा। कैश कांड के बाद बंगाल मंत्रिमंडल में बुधवार को ममता करेंगी फेरबदल, 4 से 5 मंत्रियों पर गिर सकती है गाज, वहीं कई नए चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। तो ये थी सुर्खियां। अब जरा दिन भर की तमाम अपडेट ले लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, खबरें किस तरह से आगे बढ़ रही थी, एक नजर दिन भर की खबरों पर। और आज दिन की शुरुआत एक दर्दनाक हादसे वाली खबर से हुई। सुबह करीब 5 बजे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक पिकअप वैन करंट की चपेट में आ गई, जिसमें सवार 16 कांवड़िये झुलस गए। इस हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल जलपाईगुड़ी में भर्ती कराया गया है। वाहन में सवार सभी 27 कांवड़िये पिकअप पर बैठकर शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे, लेकिन यह हादसा हो गया। इस खबर के ठीक बाद सरकार की तरफ से एक राहत भरी खबर यह आई कि सरकार कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 36 रुपए की कटौती कर रही है। इस कटौती के बाद 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,976 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई। अब तक इसकी कीमत 2,012 रुपए थी। फिलहाल घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। कीमतों में यह कमी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के लिए है। सुबह करीब 9 बजे हर टेलीविजन चैनल पर केरल से आई खबर सुर्खियां बन गई। खबर आई कि केरल में मंकी पॉक्स संक्रमित मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। देश में मंकी पॉक्स से ये पहली मौत है। बताया जा रहा है कि युवक हाल ही में यूएई से भारत लौटा था, जिसकी मंकी पॉक्स रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तब से उसका इलाज अस्पताल में जारी था। देश में मंकी पॉक्स से पहली मौत के बाद सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी बीच एक और खबर सुर्खियां बनी। खबर आई कि मुंबई के पात्रा चौल घोटाले मामले में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से 8 दिनों की कस्टडी मांगी थी। ईडी ने अदालत में कहा कि 3 बार सम्मन भेजा गया, लेकिन राउत जानबूझकर पेश नहीं हुए। ईडी ने कहा कि इस मामले से जुड़े सबूतों में भी छेड़छाड़ की गई है। आपको बताएं कि ईडी ने कल 6 घंटे संजय राउत से पूछताछ की थी, जिसके बाद देर रात 12 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राउत की गिरफ्तारी के बाद उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। राउत की गिरफ्तारी के विरोध में महाराष्ट्र के पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपुर और जलगांव में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की गिरफ्तारी को गलत बताया है। संजय की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे उनके घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरह से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है वो गलत है। उन्होंने कहा कि राजनीति में बुद्धिबल का नहीं बल्कि बल का प्रयोग किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने सवाल करते हुए कहा कि संजय राउत का अपराध क्या है। उद्धव मरते दम तक सरेंडर नहीं करने वाले हैं। ठाकरे ने कहा कि उन्हें संजय राउत पर गर्व है। आज सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल भेजा जा रहा है।
संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उद्धव बोले उन्हें मरना मंजूर है लेकिन झुकना नहीं। संजय राउत से जुड़ी खबरों के ठीक बाद लोकसभा से जुड़ी एक और खबर सुर्खियां बन गई। खबर आई कि महंगाई को लेकर लोकसभा में हंगामा करने वाले कांग्रेस के 4 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया है। लोकसभा में चारों सांसदों के निलंबन को हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से अनुरोध किया कि वो प्ले कार्ड लेकर सदन के भीतर न आए। उन्होंने कहा कि अगर कोई सांसद सदन में प्ले कार्ड लेकर आता है तो वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओम बिरला ने कहा कि उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। आपको बताएं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चेतावनी के बावजूद तख्तियां दिखाने और कार्रवाई बाधित करने के कारण कांग्रेस के 4 सांसद निलंबित कर दिए गए थे। दोपहर के करीब मध्य प्रदेश में एक बड़ा हादसा हो गया। खबर आई कि जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर लोग हॉस्पिटल के स्टाफ है। आग पर काबू पाने के लिए करीब 6 दमकलों की मदद ली गई। वहीं 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार की एक और खबर टेलीविजन चैनल पर अचानक छा गई। खबर आई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य में 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी मंत्री ऐसा काम न करे जिससे पूरी मंत्रिमंडल का असम्मान हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाडिया में राणाघाट, मुर्शिदाबाद जिले से अलग कर बहरामपुर कांदी, उत्तर 24 परगना से बशीरहाट, सुंदरबन बांकुड़ा से विष्णुपुर नए जिले बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बंगाल में 23 जिले थे, अब इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। अब 7 नए जिले होंगे: सुंदरबन, इच्छामती, राणाघाट, विष्णुपुर, जांगीपुर, बहरामपुर और बशीरहाट। इन तमाम खबरों के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त-सितंबर के दौरान देश में सामान्य बारिश रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 महीनों के दौरान देश में औसत 96 से 106% बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अब तक देश भर में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मध्य भारत में 43 और दक्षिण में 60% ज्यादा बारिश हुई है। हालांकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में 45% कम बारिश भी दर्ज की गई है। और शाम होते होते लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से महंगाई पर चर्चा का जवाब दिया गया और इस जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में आर्थिक स्थिति का पूरा खाका पेश किया। साथ ही साथ महंगाई के मोर्चे पर विपक्षी सांसदों के जवाब देने की कोशिश की गई। लगातार बढ़ती महंगाई और मंदी की आशंका के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि भारत में मंदी की आशंका नहीं है। लोकसभा में महंगाई के सवाल पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। हम कोरोना जैसी महामारी में भी डटकर खड़े रहे। कई वेव्स आई लेकिन हम डटकर खड़े रहे। हमारी अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी देशों की अर्थव्यवस्था में हुआ। यही नहीं, उन्होंने तमाम इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं उनकी भी तुलना करी दूसरे देशों से, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से, और देश को और सदन को यह आश्वस्त करने की कोशिश की कि भारत पूरी तरह से आर्थिक मोर्चे पर सुरक्षित है। भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया के बड़े देशों की तुलना में भारत की विकास दर बेहतर है। सरकार समस्याओं को सुलझाने का काम कर रही है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि भारत में अमेरिका जैसे हालत नहीं है। कुछ लोग जरूर अमेरिका में जो लगातार 2 जीडीपी के आंकड़े आए हैं उनमें जो कमजोर प्रदर्शन अमेरिकी जीडीपी का रहा है उसको भारतीय मंदी से जोड़ते हैं, जो ठीक नहीं। भारत में मंदी की कोई आशंका नहीं है, ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। Zero probability of India slipping into recession. So it's not just me saying. There is zero probability of India slipping into recession. Even though there are several major economies who are in substantial risky position of getting into recession. So again, because we are comparing, I start with comparing things which are happening globally and also position myself in telling about India. और आइए अब शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरीज।
आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 7 दिन तक चली इस नीलामी प्रक्रिया से सरकार को 1.5 लाख करोड़ मिलने की उम्मीद है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 अगस्त तक स्पेक्ट्रम के आवंटन पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। साल के अंत तक कुछ शहरों में 5G सर्विस शुरू हो सकती है। इस बार की नीलामी हिट रही है बकौल सरकार, और खासकर पूर्वी यूपी के लिए जोरदार बोलियां मिली हैं। पूर्वी यूपी में 163 करोड़ के मुकाबले 1734 करोड़ की बोलियां मिली हैं। लगभग सभी कंपनियों ने पूर्वी यूपी में 5G स्पेक्ट्रम में रुचि दिखाई है। इससे टेलीकॉम कंपनियों की पूर्वी यूपी में निवेश की उम्मीद भी है। 5G के आने के बाद कई और बड़े बदलाव होंगे। 5G से न सिर्फ इंटरनेट तेज होगा बल्कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए भी इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। 5G तरंगों की मदद से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मिल पाएगी। 4G की तुलना में बेहद कम एरिया में अच्छे कवरेज का नया नेटवर्क मिलेगा। इसमें 4G की तुलना में 100 गुना ज्यादा नेटवर्क मैनेज करने की क्षमता होगी। और 5G ऑक्शन को लेकर टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं जी बिजनेस से हुई उनकी खास बातचीत। ये प्रक्रिया आपने पूरी कर ली, आवंटन और सेवा कब तक हम शुरू होते देख सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म्स किए हैं और जो क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन दिया है और जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाएं, ये नतीजा है कि आज टेलीकॉम इंडस्ट्री ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। 1,50,000 करोड़ का पार्टिसिपेशन है और करीब करीब हर बैंड में ऑपरेटर्स ने ऑक्शन में स्पेक्ट्रम खरीदा है। क्लियरली आगे के 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर हम सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेंगे और ऑपरेटर्स ने ऑलरेडी काम चालू कर दिया है। सब ने अपने इक्विपमेंट लगाने भी चालू कर दिए हैं। अक्टूबर तक सारे इक्विपमेंट्स की ट्यूनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और 5G सर्विसेज देश में अक्टूबर में लॉन्च करने की पोजीशन में हम लोग होंगे। सर, आपने कहा कि पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए हमने सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन की हैं। गतिशक्ति पोर्टल से लेके ROW बहुत सारे जो अप्रूवल्स हैं वो एक निश्चित समय के अंदर में हो रहे हैं। इसके बाद कितनी तेज़ी आएगी और जो सनराइज सेक्टर बन के उभरा है टेलीकॉम सेक्टर, उसका आगे कैसा भविष्य देख रहे हैं? कंप्लीट इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रम एक हिस्सा है जो कि बेसिक रॉ मटेरियल है। इसके अलावा टावर लगाने के परमिशन आज बहुत आसान हो गए, कुछ ही मिनटों में परमिशन मिल जाती है। थर्ड, फाइबर लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति इनिशिएटिव के अंडर आज देश के सारे के सारे राज्य एक ही पोर्टल पे ROW की परमिशन के लिए जुड़ चुके हैं। ऑलरेडी कुछ ही दिनों पहले ROW पोर्टल आपके सामने लॉन्च हुआ था। अब देश के सारे स्टेट्स, सारे के सारे राज्य इसके साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का और डिज़ाइनर्स का एक वर्ग उठा है। कई सारे स्टार्टअप्स, अभी हाल ही में मुंबई में था, तो इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बने हैं। कुछ स्टार्टअप्स तो बोल रहे थे ऑलरेडी उनके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं। एक थे जिनको ऑलरेडी US के वेराइजन से ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो इस तरह का जो एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और साथ ही C.DOT ने जो 5G की और 4G की कोर बनाई है, रेडियो ऑपरेटर्स, RAN, कोर, NMS, इन सब का कंप्लीट इकोसिस्टम देश में जो बन के एंड टू एंड टेक्नोलॉजी का स्टैक जो बन रहा है, वो एक देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चलिए इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा आज करते हैं। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ TCIL के पूर्व CMD और टेलीकॉम एक्सपर्ट विमल वाखलू सर जुड़ चुके हैं। विमल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बतौर सरकार टेलीकॉम नीलामी हिट रही है और बहुत जल्दी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आवंटन की, और साथ ही साथ रोल आउट को भी लेकर बहुत आश्वस्त दिख रही है सरकार कि अक्टूबर के आसपास हम कर लेंगे। पूरी ऑक्शन प्रक्रिया को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में ये इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी वाकई में हिट रही है? जी हाँ, मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी इसलिए हिट रही है क्योंकि पहले जो स्ट्रेस था गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन पे था, वो स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल में ठीक नहीं थी। अब जो ये बदलाव आया है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, और इस बार स्ट्रेस कवरेज पे है, कनेक्टिविटी पे है और रेवेन्यू सेकेंडरी है। रेवेन्यू में कोई कमी फाइनली नहीं आएगी, लेकिन उसको शुरू करके ये बात मतलब इस मुद्दे से शुरू नहीं करनी चाहिए थी, मेरा ये कहना है। तो इस हिसाब से ये काफी अच्छा रहा है। 1.5 लाख करोड़
इसका रेवेन्यू आया है। और जो मुझे लगता है कि 700 मेगाहर्ट्ज में शुरू से मुझे लग रहा था कि उसमें काफी स्कोप है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उस बैंड की, पर खासकर ग्राम क्षेत्र में और इवन शहरों में जहाँ पे इन बिल्डिंग कवरेज वगैरह के लिए काफी स्कोप है उसमें। जी, उस लिहाज से मुझे लगा है कि ये काफी हिट रहा है इस बार, ये एब्सोल्युटली, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन। एब्सोल्युटली सर। जैसे हमने देखा सर कि रिलायंस जो है वो टॉप बिडर रहा है 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में, और कहा ये भी जा रहा है कि 5G स्पेक्ट्रम का जो फुट प्रिंट होना चाहिए पैन इंडिया का, वो भी शायद तैयार कर लिया गया है जियो और एयरटेल की तरफ से। तो जी। पैन इंडिया रोल आउट में आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स हैं, उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन इन जनरल आपको लगता है कि ये थोड़ा सा हमने होमवर्क कर लिया है इंडस्ट्री की तरफ से भी? जी, मुझे लग रहा है कि रोल आउट तो हमेशा रोल आउट में, पूरा रोल आउट करने में समय तो लगता है, लेकिन हर जगह जो सेवा है वो शुरू की जा सकती है। और मुझे लग रहा है कि एक आध साल तो लगेगा उसको स्टेबलाइज करने में, क्योंकि जब भी टेलीकॉम सेवा शुरू की जाती है तो एक पहले दिन से वो एकदम स्टेबलाइज नहीं हो सकती है, क्योंकि कस्टमर बढ़ते जाते हैं और ग्राहक बढ़ने के साथ साथ नेटवर्क के रिसोर्सेज को भी हमको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। और ये प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है, और इस कारण से मुझे लगता है साल भर तो उसको स्टेबलाइज करने में लगेगा। लेकिन पूरे देश में इकट्ठा रोल आउट करने में कोई समस्या नहीं आ सकती है, किया जा सकता है। और जो स्पेक्ट्रम अभी ऑक्शन हुआ है और सब सर्कल्स में जियो और एयरटेल ने लिया है स्पेक्ट्रम, उस हिसाब से लगता है कि होगा। और साथ में जैसे कि मंत्री जी भी बोल रहे थे कि अब बाकी जो इकोसिस्टम है, हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, रैन, सी डॉट, एक उसने 90 के दशक 80 और 90 के दशक में काफी अच्छा रोल प्ले किया है देश में टेलीकॉम के लिए, जी, वो काफी अच्छी क्षमता रखता है। बिल्कुल तो सर। ऐसे ऐसे संस्थाएं भी काफी एक्टिव हो चुकी हैं, और सारा इकोसिस्टम, क्योंकि इससे एप्लीकेशंस पे काफी जोर है, उसकी वजह से इंडस्ट्री की तरफ से भी काफी प्रेशर आएगा ये फास्ट रोल आउट के लिए। एब्सोल्युटली सर। इसी और कारण मेरा, अडानी ग्रुप ने भी स्पेक्ट्रम लिया है। हाँ हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि साल भर में हम इसका अच्छा नतीजा देखेंगे देश में। ऑल राइट सर। अब मैं थोड़ा सा कारोबारी लिहाज से थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि एग्रेशन काफी रहा है जियो की तरफ से, एयरटेल की तरफ से भी काफी रहा। उतना पार्टिसिपेशन वोडाफोन की तरफ से नहीं रहा, और बीएसएनएल ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। क्या कोई इम्बैलेंस आप देखते हैं कारोबारी लिहाज से, इंडस्ट्रियल लिहाज से आप देखते हैं कि कोई इम्बैलेंस या कहीं पर कोई गैप बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा है कि क्योंकि बीएसएनएल अभी 4G सर्विस चालू करने जा रहा है, उसी प्रक्रिया में है, तो शायद उसी कारण से उन्होंने 5G शुरू नहीं किया। लेकिन अब यह है कि जब वो पहले अपना 4G सर्विस पूरा करे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि अभी अगले साल फिर से ऑक्शन तो होंगे ही, क्योंकि अभी 30% जो 72 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है अभी बिका नहीं है। तो अगले साल फिर से उस प्रक्रिया में बीएसएनएल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और वोडाफोन, क्योंकि उनके रिसोर्सेज थोड़ा लिमिटेड हैं, लेकिन जब कस्टमर्स, जब ग्राहक बढ़ेंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि इस पे काफी और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल, एयरटेल और जियो तो हैं ही। तो मुझे Absolutely. लग रहा है कि पहले से स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि सर। एक स्टेज पे लग रहा था कि 2 ही प्लेयर रह जाएंगे, मगर अच्छा हुआ कि ऐसी स्थिति नहीं आई है। सरकार ने समय पे अपनी मतलब पॉलिसी में बदलाव करके इंडस्ट्री को बचा लिया है।
एब्सोल्युटली सर, यानी कि बीएसएनएल के पास तो मौका अगले साल आ जाएगा। और जहां तक बात वोडाफोन की है, तो जैसे जैसे उसका कस्टमर बेस बढ़ेगा, उसकी अपनी परफॉर्मेंस रहेगी, तो उसके पास भी आगे और एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करने का मौका होगा। वेरी वेल सेड सर। और इसके साथ ही जो एक आम आदमी का सवाल जो होता है, ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात कर ली, लेकिन हर कोई यही पूछता है कि 5G नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कॉस्टिंग क्या होगी, सर्विस कितने में मिलेगी? तो क्या हम स्थिति में हैं सर ये बता पाने की या प्रेडिक्ट कर पाने की कि सर्विस कितने या कितने ब्रैकेट के अंदर मिल पाएगी? देखिए, इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अगर सर्विस की मतलब हाई कॉस्ट पे रखा जाए कस्टमर के लिए, तो वो होगा नहीं। और कस्टमर बेस काफ़ी हाई है इंडिया में, 1.4 अरब लोग हैं। तो अगर सर्विस का कॉस्ट लो भी रखा जाए, क्योंकि टेलीकॉम नंबर्स का गेम है, जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा ग्राहक होंगे, उतना प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनी की है वो बढ़ेगी। इसीलिए सभी लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से लोगों तक सस्ते दामों पे पहुंचाएं जितना हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ पाएं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि 5G सर्विस है, काफ़ी जो डोमेन्स है, लाइक एजुकेशन है, हेल्थ सर्विस है, इन पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और एजुकेशन में भी जो एक्सटेंडेड रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी, और यू नो दैट अदर थिंग्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये सारे को एक बूस्ट मिलेगा, जिसके कारण जो सर्विस भी है इंडिविजुअल कस्टमर को काफ़ी ठीक दामों पे मिलने की उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट सर, मेरा एक आखिरी सवाल सर रहेगा। अगेन मैं थोड़ा सा चैलेंजेस पे जाते जाते आपसे जरूर बात करूंगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक छोटा सा भी सवालिया निशान अभी बना हुआ है। छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, क्योंकि उसमें जब फाइब्राइजेशन की जो बात की जाती है, जो कि इसेंशियल कंपोनेंट है, उसमें भी कहा जाता है कि सिर्फ 30%, 30 to 34% है, उसको आपको बढ़ाना होगा। डिस्पाइट गवर्नमेंट पुश वो नहीं हो पा रहा है। तो कैसे उस मोर्चे पर हम आगे बढ़ेंगे, और हमारी दिशा जो अब तक रही है, क्या वो सही है सर? जी, इसमें जैसा कि मंत्री जी भी अभी कह रहे थे कि वो जो प्रधानमंत्री की गति शक्ति है, उसके अंतर्गत सारे स्टेट्स को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ROW पे, जो कि एक मेन चैलेंज होता है, एक काफ़ी अवरोध पैदा करता है, उसमें उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो एक बार वो होने लगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइब्राइजेशन का काफ़ी बढ़ेगा। और भी दूसरी टेक्निक्स हैं जिसके कारण मे बी जो नए हाई स्पेक्ट्रम के हाई एंड पे है, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट्स है, उनसे भी ये जो एक समस्या है, इसका समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि उसमें शायद कई जगहों पे फाइब्राइजेशन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। एब्सोल्युटली सर। विमल सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला और ऑक्शन पर बहुत डिटेल में बात की। थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और अब हमारी आज की दूसरी कवर स्टोरी। चीन और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। चीन और अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के एशिया दौरे को लेकर काफी नाराज है। चीन की नाराजगी इतनी ज्यादा है कि उसने अमेरिका को वॉर सिग्नल भी भेज दिए हैं। जी हां, अब तक जो तनातनी आप देखते होंगे वो मौखिक ज्यादा थी, वो ओरल ज्यादा नजर आती थी, लेकिन अब सीधा सीधा मिलिट्री एक्शंस की धमकियां दी गई हैं। खास तौर से चाइनीज साइड से मिलिट्री एक्शन की धमकियां अमेरिका को दी जा रही हैं, खास तौर से नैन्सी जी के वियतनाम दौरे को लेकर। जो कथित है, अभी उसकी पुष्टि नैन्सी के दफ्तर से नहीं हुई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो एशिया दौरे पर जो आ रही हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो विजिट होगा वो वियतनाम विजिट भी होगा। ताइवान, माफ कीजिएगा, ताइवान विजिट को लेकर भी होगा।
तो चीनी सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स में एक थिंक टैंक के हवाले से ये वॉर सिग्नल अमेरिका को भेजे गए हैं। थिंक टैंक के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका को चीन के लोगों के संकल्प को कम करके आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। दरअसल चीन और अमेरिका की ये तल्खी ताइवान को लेकर है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, चीन उस समय से अमेरिका पर भड़का हुआ है जब पेलोसी अपने ताइवान दौरे का ऐलान कर चुकी थी। चीन की तरफ से अमेरिका को मिलिट्री एक्शन तक की धमकी दे दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन के साथ पिछले दिनों फोन पर बात की तो उस समय भी उन्होंने वार्निंग दी थी। रविवार को पेलोसी एशिया के 4 देश सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया की यात्रा पर रवाना हुई हैं। उन्होंने फिलहाल ताइवान जाने को लेकर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने अपने दौरे के बारे में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ज्यादा जानकारी नहीं दी है। अमेरिका भी अब इस पर चुप नजर आ रहा है, लेकिन माना यही जा रहा है कि वो ताइवान जा सकती हैं और इसी वजह से चीन का पारा हाई है। अब समझते हैं कि आखिर अमेरिका के प्रतिनिधि के ताइवान जाने पर चीन को दिक्कत क्या है। तो इसका जवाब है चीन की वन चाइना पॉलिसी। कई बार इसके बारे में हम आपसे जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा ताइवान का मसला आपको समझाएं जो बड़ा पेचीदा है। दरअसल चीन की वन चाइना पॉलिसी है, उसकी राजनयिक स्थिति को मान्यता देती है, उस स्थिति को मान्यता देती है जिसके तहत सिर्फ एक चीनी सरकार का शासन मान्य है, यानी कि एक चीन होगा। चीन की इस नीति के तहत ताइवान के अलावा हांगकांग, तिब्बत और शिनजियांग को वो अपना हिस्सा घोषित करता है और कहता है कि पूरी दुनिया में एक ही चाइना है। चीन की ये पॉलिसी 1949 में तब अस्तित्व में आई जब चीन का सिविल वॉर खत्म हुआ था। देश के हारे हुए लोगों को क्योमिंटांग कहा गया था और ये सभी लोग ताइवान चले गए थे। इन लोगों ने ताइवान में अपनी सरकार बना ली थी और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन कर रही थी। ताइवान खुद को आज़ाद देश बताता है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। चीन ने ताइवान को धमकी दी है कि अगर उसने औपचारिक तौर पर खुद को एक आज़ाद देश घोषित किया तो चीन अपनी सेनाओं का प्रयोग करेगा। ताइवान को लेकर चीन इतना गंभीर है कि उसे किसी भी देश का इस मुद्दे पर दखल देना बर्दाश्त नहीं करता। जो भी देश ताइवान का समर्थन में खड़ा होता है या फिर वहां का दौरा करता है तो चीन उसे अपना दुश्मन मान लेता है। किसी भी देश के लिए ताइवान, तिब्बत का जिक्र करना मुसीबत बन सकता है और यही वजह है कि चीन के साथ संबंध रखने वाले देश ताइवान से दूर ही रहने की कोशिश करते हैं, भले ही वो उसे बाहरी तौर पर समर्थन क्यों न दे रहे हों। इस वजह से ही ताइवान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कुछ हद तक कटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कई ऐसे देश भी हैं जो खुले तौर पर ताइवान का समर्थन करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर रस्साकशी होती रहती है, लेकिन इस बार चीन ने साफ कर दिया है कि अगर यूएस हाउस की स्पीकर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं, वो अगर ताइवान जाती हैं तो वो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। तो एक तरफ से सीधा सीधा थ्रेट जो है वो ये दिया जा रहा है कि अगर नैन्सी साहिबा जो है वो प्लेन लेकर वहां पहुंचती हैं तो खुली छूट चाइनीज फोर्सेस की ओर से अपने ट्रूप्स को दी गई है कि आप उन पर हमला भी कर सकते हैं। तो ये शायद इतना आगे जाकर चीन की तरफ से पहला ये रिएक्शन है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अभी तक का एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा होने की कगार पर है। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकी काउंटर पार्ट है जो बाइडेन साहब, वो कुछ दिनों से चुप हैं इस मुद्दे पर। अब उसके पीछे राज क्या है, जरा ये भी पूछ लेते हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए जाने माने विदेश मामलों के जानकार रॉबिंद्र सचदेव सर जुड़ चुके हैं। रॉबिंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अब जैसे जैसे ये घड़ी नज़दीक आ रही है कि नैन्सी कभी भी वहाँ पर पहुँच सकती हैं, हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि डेट्स को लेकर नहीं की गई है, लेकिन वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिकन जो पार्ट है वो थोड़ा सा नरमी बरत रहा है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसलिए चुप है ताकि तूल न दिया जाए, चुपचाप से विजिट हो भी जाए, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कूटनीतिक रास्ते खोले रखे जाएं ताकि वो उनकी विजिट भी हो जाए, चीन को समझा भी लिया जाए। लेकिन ऐसे क्या बात बनेगी सर? अभी चल क्या रहा है उस स्थिति को लेकर, जरा इस बारे में विश्लेषण करें सर। थैंक यू। कोई बात नहीं बनेगी ऐसे। हुआ ये है कि दोनों साइड्स फंस गए हैं। दोनों ने अपनी जो पोजीशन डिक्लेयर कर दी है, अब दोनों इस पोजीशन से वापस नहीं जा सकते। वापस जाएंगे तो अंग्रेजी में से कहते हैं लॉस ऑफ फेस होगा, लॉस ऑफ फेस और क्रेडिबिलिटी होगी। एक चीज ये है, ऐसे ध्यान रखिए, नो डाउट। आप कह रहे थे जो बाइडेन कमेंट नहीं कर रहे थे, एग्जैक्टली अमेरिकन जो सिस्टम है
उसमें जो यूएस गवर्नमेंट है, जो बाइडेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक है। अमेरिकन लेजिस्लेचर अपने को बहुत इंडिपेंडेंट यूएस कांग्रेस रखता है। तो नैन्सी पेलोसी स्पीकर है लोअर हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, राइट। तो वो जो डिसाइड करें वो कर सकती हैं, उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते, राइट। बट दोनों एक ही पार्टी के हैं और दोनों जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, तो ऑब्वियसली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो बाइडेन की सरकार विल हैव टू सपोर्ट व्हाट नैन्सी पेलोसी इज डूइंग, दैट्स वन। अब उधर चाइना है, चाइना कह रहा है कि अगर ये पेलोसी आई तो मैं कुछ करूंगा। अब चाइना ने बाय द वे अब की बार जो आज वार्निंग दी है, इन्होंने बहुत कम ऐसी वार्निंग यूज करी है, जो शब्द यूज करे इन्होंने आज। इन्होंने ये कहा है हम आपको वार्न कर रहे हैं, फिर मत कहना कि हमने आपको वार्निंग नहीं दी। चाइना ने शायद इस तरह की शब्दावली 4 या 5 बार इस्तेमाल करी है, एक बार अगेंस्ट इंडिया जो 62 वाली हमारी वॉर हुई थी। तो ये बड़ी डीप वार्निंग है। पॉइंट इसकी वन चाइना पॉलिसी एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, चाइना केवल दुनिया में नहीं, 1979 में जब अमेरिका ने अपने रिश्ते चाइना से ओपन किए और ताइवान से रिश्ते तोड़े, तब अमेरिका ने कमिट किया था कि हम वन चाइना पॉलिसी में एग्री करते हैं। तो अब चाइना ये कह रहा है, और चाइना देख रहा है सारे सिग्नल्स इतने वर्षों से जो हो रहे हैं और खासकर पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा होते जा रहे हैं ताइवान को लेकर के। चाइना ये देख रहा है कि अमेरिका ने जो प्रॉमिस किया था उसको कि मैं वन चाइना पॉलिसी पर ही रहूंगा, कि अमेरिका उस वन चाइना पॉलिसी से हट रहा है और शायद ताइवान को मिलिट्री रूप से भी सपोर्ट कर दे। और इस बीच ये नैन्सी पेलोसी की विजिट अनाउंस हो गई। देखिए कई बार ग्लोबल अफेयर्स में जो क्राइसिस होते हैं बाय चांस क्रिएट हो जाते हैं, तो ये एक तरह से बाय चांस है। ये इसलिए हो रहा है नैन्सी का विजिट टू एशिया, क्योंकि नवंबर में इनकी टर्म खत्म हो रही है, नया कांग्रेस आएगी और मोस्ट प्रोबेबली डेमोक्रेट्स हारेंगे तो नया स्पीकर आएगा। तो नैन्सी पेलोसी ने काफी टाइम से डिसाइड करा हुआ था कि मैं जाने से पहले, अपनी सीट छोड़ने से पहले एक बार एशिया का टूर लगाऊंगी, ओके, और शायद ताइवान जाऊंगी। तो ये उसके विजिट में या जहन में पहले से था पिछले 6 महीने साल भर से। अब वो इस समय जा रही है जबकि माहौल ऑलरेडी गर्मे हुए थे। तो प्रॉब्लम अब ये दोनों साइड्स के लिए हो गई है। एंड जहां तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, आई थिंक अभी कुछ आवर्स अगो वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट आ रही है कि नैन्सी पेलोसी जाएंगी ताइवान और शायद रात को रहेंगी, कल ही ट्यूसडे नाइट शी विल बी इन ताइपाई अपेरेंटली। तो अगर अब पेलोसी आती है तो क्या होगा? एग्जैक्टली बहुत सारे, आपने सही कहा, बहुत सारे जो इंटरनेशनल एडिशंस हैं बड़े रिनाउंड अखबारों के, वो सब कह रहे हैं कि यूएस ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं और ताइवानीज ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि नैन्सी आ रही हैं। आपने सही कहा, कब आएंगी ताइपे में, वो कब लैंड करेंगी, इसके बारे में तो कुछ नहीं है, बट वो आ रही हैं। और यू एग्जैक्टली सेड राइटली कि वो ओवरनाइट स्टे करेंगी, ये सब जगह रिपोर्टेड है। दूसरी तरफ चाइना जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड रूप में, वो साफ कह रहे हैं, और उनकी शब्दावली भी आपने सही कहा बहुत तल्ख है। अब वो कह रहे हैं कि चाइनीज लिबरेशन आर्मी, बार बार आर्मी का जिक्र कर रहे हैं कि चाइनीज लिबरेशन आर्मी, बिल्कुल पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसको कहते हैं वो पीएलए, वो चुपचाप नहीं बैठेगी, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेगी। तो मिलिट्री एक्शन का एक पूरी तरह से खुली धमकी है। तो क्या इस बार माना जाए सर, मतलब थोड़ा सा पूरी दुनिया चिंता में, हम सब लोग चिंता में, और जिस तरह से चाइनीज रिएक्ट कर रहे हैं वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है। तो क्या वाकई में वॉर पॉसिबल है सर? देखिए वॉर, हम होते कौन है हमें पता नहीं, वॉर तो शायद पॉसिबल नहीं है, दोनों वॉर पे नहीं जाएंगे। पर हो क्या रहा है, प्रॉब्लम है चिंगारियां भड़केंगी। देखिए चाइना क्या कर सकता है, अपनी एयरफोर्स ताइवान की एयर स्पेस के आसपास घुमा देगा, फिर से वो पहले ही करता रहा है, ड्रिल्स करेगा ताइवान स्टेट से, वही करता रहा है। बट अब चाइना को कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। अगर पेलोसी आकर के चली गई और चाइना ने फिर से बस मानो अपनी ड्रिल्स दिखा दी, अपनी शिप्स ताइवान के आसपास घुमा दी, उसका मतलब नहीं, क्योंकि वो तो आकर के वहां रुक करके चले गई। तो चाइना को कोई रिस्पांस देना पड़ेगा, किस तरह का देगा वो हम कह नहीं सकते, बट कोई असिमेट्रिक रिस्पांस होगा डायरेक्ट। अब ये बात भी हो रही कि नैन्सी पेलोसी की जेट पे अटैक, वो तो सारी प्रोपेगेंडा रेटोरिक है ग्लोबल टाइम्स का, राइट। बट चाइना को जैसे आप कह रहे हैं, कोई ना कोई मिलिट्री स्टाइल एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो कि अभूतपूर्व होगी, जो कि चाइना ने अभी तक ताइवान के साथ नहीं करी है। अब वो क्या होगी दैट वी डू नॉट नो, क्योंकि अगर चाइना वो नहीं करेगा तो चाइना की अपनी आन बान शान और फेस का लॉस है मेजर शी जिनपिंग के लिए। शी जिनपिंग की अभी इनफैक्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हो रही है, जो तैयारी कर रही है नवंबर की कांग्रेस के लिए, जहां पर इसको तीसरी बार प्रेसिडेंट बनेगा।
तो शी जिनपिंग कैनॉट बी सीन अपनी देश के अंदर कि अमेरिकन इस सिचुएशन में वो बैक ऑफ कर गए और उन्होंने कुछ करा नहीं। वन, सेकेंडली, अमेरिका की आप बिजनेस चैनल हैं, योर फोक्स विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, चाइना की इकोनॉमी इस समय बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज में जा रही है, इंक्लूडिंग द रियल एस्टेट सेक्टर, राइट, एंड द बैंकिंग सेक्टर, और उसके ऊपर चाइना की जीरो कोविड और एक्सेट्रा। तो उन चीजों से अटेंशन भी डिस्ट्रैक्ट करना या डाइवर्ट करना होगा शी जिनपिंग को, और नेशनलिज्म की स्पिरिट अपने देश में उसको कायम रखनी होगी अपने पॉलिटिकल बेस के लिए। तो शी जिनपिंग को कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करेगा वो, दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ अमेरिकन मिलिट्री कह रही है हम इसका जो प्लेन जाएगा उसको हम बफर जोन में, ऑफ कोर्स अमेरिका की इतनी एयर पावर है, नेवल पावर है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स 2 उन्होंने लगा दिए हैं, इसके साथ प्लेन्स जाएंगे इत्यादि। पर चाइना क्या करेगा, दैट इज द ह्यूज क्वेश्चन आई थिंक इस समय। बट मेरे विचार में, आई डोंट नो क्या करेगा, पर मेरे विचार में चाइना कुछ ना कुछ करेगा, और कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो चाइना ने आज तक नहीं करा है, इन द सेंस कि कोई, देखिए ड्रिल्स एक्सरसाइज तो भी वो आजकल भी कर रहे हैं, ताइवान स्ट्रेट्स में भी लाइव फायरिंग वगैरह एक्सरसाइजेस, राइट। उनके एयरक्राफ्ट ताइवान की एयर जोन में चले जा रहे हैं, अंदर जाके कैट एंड माउस गेम खेल रहे हैं, ये चीजें तो ऑलरेडी कर रहे हैं। बट अब पेलोसी जैसी विजिट और इतना बड़ा एक तरह का इनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज है, इन्होंने खुद ही बना दिया और है भी चाइना के हिसाब से। बट एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ सर, आपने बोला बिल्कुल वो उसको मिलिट्री एक्शन तो थोड़ा बहुत तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि चाइना की आंतरिक जो स्थितियां हैं, आर्थिक मोर्चे पर छोड़ दीजिए, राजनीतिक मोर्चे पर और शी जिनपिंग की जो व्यक्तिगत साख दांव पर वहां पर लगी है, वो उसे और मट्टिया अमेट नहीं होने देंगे। इसलिए वो कुछ ना कुछ तो एक इस तरह से दिखाने के लिए कि हाँ हमने कुछ किया, मिलिट्री एक्शन किया, हम में दम है, हमने जो कहा कर दिखाया, वो करेंगे। बट मेरा सवाल ये है सर, वो ताइवान के खिलाफ ज्यादा नजर आएगा ये एक्शन, या वो स्ट्रेट यूएस के खिलाफ होगा एक्शन? ये थोड़ा सा आप हमें समझाने की कोशिश करें। ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन, $1 बिलियन क्वेश्चन है ये। इसका जवाब मेरे ख्याल से दे नहीं सकते। अव्वल तो यस, वो ताइवान के खिलाफ होगा, बट परंतु चाइना मस्ट बी, या तो देखिए ऐसा होगा कि ताइवान को अपने अंदर पूरा इंक्लूड करने की तरफ कोई एक्शन होगा तो वो ताइवान के अगेंस्ट या विद रिस्पेक्ट टू ताइवान होगा। ऑन दी अदर हैंड उसको अमेरिका के अगेंस्ट भी कुछ उठाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना कि भाई इसने जरूरत कैसे करी, ठीक है ना। जो इनकी आपने भी अभी बोला, जो पीएलए की स्टेटमेंट आ रही है, या चाइनीज स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, या ग्लोबल टाइम्स जो भी है कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी। तो इनको फिर कुछ ना कुछ तो अमेरिका के खिलाफ भी दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, भाई देखो जो इंटरफेयर कर रहा है वो तो अमेरिका है। बट ऑन दी अदर एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, या तो ये ताइवान को लेके, बट क्या करेंगे ताइवान को लेकर के, मिलिट्री एक्शन किस तरह का, फुल फ्लैश वॉर तो खैर एकदम अलग छोड़िए, अभी कुछ मिसाइल्स मार देंगे ताइवान की टेरिटरी पे, आई डोंट नो, नेवल ब्लॉकेड कर देंगे, इन्हें कुछ अलग सा करना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज अब इतना बढ़ गया है, दोनों साइड्स के लिए स्टेक्स आई है। वहां अगर पेलोसी नहीं आती, विजिट कैंसिल करती हैं, तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी हर्ट होगी, एज वेल एज अमेरिका के जो अलाइज एंड जापान एंड साउथ कोरिया और बाकी देश भी ये सब देखेंगे कि अमेरिका जो कहता है कई बार पीछे हट जाता है, और अब की बार तो देखो अमेरिका चाइना की धमकी से हट गया। चाहे कि ये नैन्सी पेलोसी का ट्रिप है, विच इज अ कांग्रेशनल ट्रिप, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, बट फिर भी सरकार तो और कंट्री तो टुगेदर है। बिल्कुल। तो अगर ये कैंसिल और अमेरिकी सरकार में तीसरी नंबर की सबसे बड़ी शख्सियत हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद नैन्सी पेलोसी ही हैं जो तीसरी सबसे बड़ी शख्सियत हैं, और इतनी बड़ी शख्सियत का बाहर जाना, और उसके बाद अगर किसी तरह की धमकी आती है, कैसे टैकल करेंगे जो बाइडेन इस स्थिति को, बड़ा दिलचस्प होगा देखना। लेकिन बहुत क्विकली सर, मैं हालांकि ये इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना 10-12 सेकंड में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन स्टिल भारत के लिए कोई ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं, कैच 22 सिचुएशन वाली स्थिति, या भारत के लिए स्थितियां क्रिस्टल क्लियर हैं, या फंसने वाला है भारत भी? नहीं, भारत के लिए इनफैक्ट देयर इज अ वार्निंग बेल। देखिए ताइवान को लेकर के और अमेरिका को लेके अगर चाइना ने कुछ ज्यादा नहीं करा, क्योंकि अमेरिका वहां सपोर्टर, चाइना फुल फ्लेज वॉर नहीं चाहता, तो शी जिनपिंग उसी बात को लेके जो हम कह रहे थे कि अपनी देश के अंदर नेशनलिज्म और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए शी जिनपिंग भारत के साथ एडवेंचर कर सकते हैं जल्दी। देखो अगर उन्होंने वहां नहीं करा
तो वहां से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भारत के साथ कुछ कर सकते हैं इमीडिएटली। भारत को वैसे ही हम हमेशा रेडी रहते हैं। बट आपका अमेजिंग क्वेश्चन, इनफैक्ट मैं भी शाम को कई बात ये कह भी रहा था कि वी शुड बी रेडी, क्योंकि देखिए उसे अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा। अगर ताइवान को लेकर के वो कोई बड़ी स्पेक्टाकुलर अमेरिका को थप्पड़ नहीं मार पाया, जो वो थप्पड़ मारने वो कह रहे हैं, कैसा थप्पड़ मारेगा वी डोंट नो, राइट? या मार भी पाएगा नहीं मार पाएगा। अगर नहीं मार पाया तो मीनवाइल वो अटेंशन अपने देश का डाइवर्ट करने के लिए या इंडिया के हमारे एलएसी पे कहीं भी किसी भी इलाके पे, आई डोंट नो, कोई छोटा या छोटे से थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, बट गलवान या गलवान से थोड़ा सा बड़ा एक्शन हमारे एंड पे करेगा। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है और वाकई में भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आई एम श्योर आज एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के लोग भी नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को लेकर जितना गंभीर अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी तंत्र हो रहा होगा, आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो तमाम अधिकारी हैं वो भी इतने ही चिंतित होंगे कि क्या एग्जैक्टली होता है और अपने अपने स्तर को किस तरह से अपने अपने स्तर पर इस पूरे मुद्दे को कैसे टैकल करना है, उसके लिए होमवर्क की तैयारी हो रही होगी। लेकिन जैसा कि चाइना के बारे में हम सब जानते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है, किसी की बात मानता नहीं, इंटरनेशनल लॉ ऑफ कोर्ट मानता नहीं, किसी की बात मानता नहीं, अपने ही किया जाता है, अपनी धुन में चलने की कोशिश करता है। लेकिन देखना ज़रूर होगा कि इसमें चाइना ने जो धमकी दी है, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो वॉर वाली धमकी दी है, ये चाइना के मुंह से, वो भी बार बार रिपीटेडली हमने देखा है अपने हर स्तर पर, ये बहुत कुछ कह रही है। तो सुगबुगाहट, चिंताएं लाजमी, लेकिन कैसे यूएस चाइना आपस में इसको टैकल करेंगे और साथ ही साथ भारत की लिए क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी, इस पर सबकी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए और वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिंद्र सचदेवा सर। चीन अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आ रहा है, या आपने देख लिया, लेकिन चीन की एक हरकत से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि उसका रॉकेट जमीन के किसी आबादी वाले हिस्से में नहीं गिरा, बल्कि हिंद महासागर में गिरा। हिंद महासागर में गिरता हुआ ये रॉकेट चीन का है। चीन ने अपने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन ये अनियंत्रित हो गया। इसका मलबा वापस पृथ्वी पर आ गिरा। चीनी रॉकेट भारत के दक्षिण की ओर हिंद महासागर में शनिवार को गिरा। इसे लेकर नासा ने गंभीर बात कही है। नासा का कहना है कि चीन ने इस रॉकेट से जुड़ी जानकारी ही नहीं दी थी कि ये धरती पर कहां गिर सकता है। ABC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस स्पेस कमांड ने कहा था कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट ने पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश किया और फिर हिंद महासागर में आ गिरा। यूएस स्पेस कमांड ने चीनी रॉकेट के मलबे के फैलने की संभावना पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर चीनी रॉकेट के मलबे के पृथ्वी की ओर आने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नासा का इस घटना पर कहना है कि स्पेस से जुड़ी गतिविधियों वाले सभी देशों को पहले से स्थापित सर्वश्रेष्ठ तरीकों का अनुसरण करना चाहिए और कभी कुछ ऐसा हो तो उसके बारे में जानकारी साझा करनी चाहिए। वहीं एरोस्पेस कॉर्प्स ने कहा है कि 22.5 टन वाले रॉकेट को अनियंत्रित रूप से पृथ्वी पर लौटने की अनुमति देना लापरवाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स की तरह भविष्य में आपके सभी तरह के इंश्योरेंस डीमैट फॉर्म में होंगे और इंश्योरेंस पॉलिसी रिपॉजिटरी के पास जाएगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। क्या है इंश्योरेंस डीमैट फॉर्म और कैसे ये काम करेगा, इसका ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी और हमारे संवाददाता अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए क्या तैयारी है सरकार की और डीमैट जैसा इंश्योरेंस के लिए लाने के पीछे आइडिया क्या है? देखिए, हाल के दिनों में जो IRDA है कई सारे बड़े बदलाव कर रहा है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो उसी कड़ी में एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें जो नई पॉलिसी आएगी, इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी, वो सीधा आपके डीमैट फॉर्म में ही आपको मिलेगी। आपके डीमैट जो रिपोजिटरी है वहां पर जाएगी। अभी तक जैसे आप जो शेयर खरीदते हैं तो सीधा आपके डीमैट अकाउंट में शेयर जाते हैं, तो उसी तर्ज पे ये होगा। हालांकि इंश्योरेंस के अंदर भी रिपोजिटरी है जहां पर आप अपनी पॉलिसी को जमा करा सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं, ई इंश्योरेंस के तौर में। लेकिन ये जो प्लान है IRDA का, वहां पर जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी वो सीधे डीमैट के अंदर जाएगी, रिपोजिटरी के पास जाएगी और इसके अंदर
आगे चल के आपको किसी भी तरह के बदलाव करने हैं पॉलिसी के अंदर, नॉमिनी चेंज करना है, या फिर जब पॉलिसी मैच्योर होगी तब आपको उसका रिडम्पशन करना है, तो ये सारी चीजें जो है वो डीमेट फॉर्म के अंदर होगी, तो डिजिटली आप कर पाएंगे। तो इसके पीछे एक बड़ी सोच ये है। इसके अलावा एक और जो प्लानिंग की जा रही है कि जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी उसको आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाए, तो भविष्य में जो भी आप इंश्योरेंस लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अपना मोटर इंश्योरेंस, तो वो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा। तो उससे एक चीज ये होगी कि इंश्योरेंस कंपनी को आपकी सारी जो डिटेल्स है, केवाईसी से जुड़ी हुई डिटेल्स मिल जाएगी, और जो कुछ फ्रॉड्स होते हैं, फर्जीवाड़ा जो होता है इंश्योरेंस में, वो उस पर लगाम लग पाएगी और ज्यादा डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी को मिल पाएगी। इसके अलावा अभी तक हम देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर केवाईसी जरूरी होती है क्लेम्स के दौरान, लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आप मोटर इंश्योरेंस लेते हैं, वहां पर केवाईसी जरूरी नहीं है। एजेंट्स वगैरह जो अपने फोन नंबर डाल देते हैं, आपका नंबर नहीं डालते, लेकिन वहां पर भी अब ई केवाईसी को जरूरी करने जा रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटर, जिससे जो पॉलिसी होल्डर्स है, ग्राहक है, उनकी तमाम जानकारी जो है वो रेगुलेटर के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास रहेगी, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों को ग्राहक का पूरा डेटा मिल पाएगा, सारी जानकारी मिल पाएगी, क्लेम सेटलमेंट से लेके और तमाम जो बाकी प्रक्रिया है उसको आसानी से किया जाता है। तो काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा ये इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जहां पर आपकी जो पॉलिसी है वो डीमेट फॉर्म में होगी, आपके बैंक अकाउंट के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी को लिंक किया जाएगा, तमाम तरह की पॉलिसी को बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया जाएगा। एब्सोल्युटली। और ये पहले से कहा भी जाता रहा है, जो जानकारी उनकी ओर से, कि जो डीमैट है उसका तो पूरा कॉन्सेप्ट ही डीमेटलाइजेशन के लिए है। उसमें आपकी तमाम तरह की जो होल्डिंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट जो हैं, शेयर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, उसमें इंश्योरेंस भी आता था। अब ये बाकायदा उसके लिए एक तैयारी करने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए, और देखते हैं कि इडाई का ये जो आइडिया है ये कब तक मूर्त रूप लेता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इस हफ्ते के अंत तक मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर सकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए इस बार भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका जाहिर की जा रही है। आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन आरबीआई से पहले बैंक्स एक्टिव हो गए हैं और ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी गई है पॉलिसी से पहले ही। भारतीय रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो आरबीआई 35 से 50 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ा सकता है, लेकिन आरबीआई से पहले बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक समेत अन्य बैंकों ने भी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 अगस्त से 1 साल के लिए एमसीएलआर को 7.55% से बढ़ाकर 7.65% कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही एमसीएलआर के तहत ब्याज दरें 7.90% हो गईं। बंधन बैंक ने एमसीएलआर बढ़ाकर 9.45% कर दिया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने भी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। बंधन बैंक ने भी एमसीएलआर में बढ़ोतरी की है। वहीं एचडीएफसी ने भी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। कंपनी ने आरपीएलआर में 0.25% का इजाफा किया है। बैंकों के बाद अगर आरबीआई भी ब्याज दरें बढ़ाता है तो आम आदमी की जेब पर और बोझ बढ़ेगा। बैंकों की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने का सीधा असर आम लोगों पर होगा। इससे आपके लिए नया लोन लेना महंगा हो जाएगा, तो वहीं मौजूदा ईएमआई बढ़ जाएगी और आरबीआई की ब्याज दरें बढ़ाने पर ये बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार ने अब भ्रामक विज्ञापनों और इन विज्ञापनों को करने वाली जो शख्सियतें हैं उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस की पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं कि आप पैसे लेकर अपने प्रशंसकों को एंडोर्समेंट के नाम पर कुछ भी परोस दें। जी हां, भारत सरकार और एस्की जैसी संस्थाएं विज्ञापनों में सेलिब्रिटीज की जवाबदेही को लेकर बेहद सख्त है। यही वजह है कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज अब कुछ भी एंडोर्स करने से पहले कानूनी सलाह लेने लगे हैं। हाल
हाल ही में इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में साफ कहा था कि सोशल मीडिया पर उनकी कई पोस्ट को लेकर उन्हें लीगल नोटिस मिलना शुरू हो गए हैं। और सेलिब्रिटीज का अपने फैंस के प्रति ये फर्ज बनता है कि वो जो क्लेम करते हैं उसको वेरीफाई करें तभी बोलें। ये एक्टिंग या क्रिकेट का खेल थोड़ी ना है। Their words have real impact on people's lives, so they should have some legal responsibility. बिग बी अकेले नहीं है। रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस समेत 28 दिग्गज हस्तियों को हाल ही में एस्की यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गाइडलाइंस की अनदेखी के लिए आगाह किया था। क्योंकि इन जानी मानी हस्तियों ने एस्की की गाइडलाइंस को हल्के में लिया, इसलिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपनी गाइडलाइंस लेकर आई है और सीसीपीए की गाइडलाइंस ने सेलिब्रिटीज को एड फिल्म में झूठे दावे ना करने की सख्त चेतावनी दी है। पहले के और अब के इंडेमनिटी क्लॉज में तो बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि पहले जो इंडेमनिटी क्लॉज रहता था वो ब्रांड की तरफ से रहता था। आज के दिन में एंडोर्सर्स ब्रांड से इंडेमनिटी मांगती है। सीसीपीए की नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई सेलिब्रिटी किसी विज्ञापन में गलत या भ्रामक दावे कर रहा है जिसके उसके पास कोई ठोस सबूत भी ना हो, तो सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर पर भी लीगल एक्शन हो सकता है। एड फिल्म में गलत दावे करने से एंडोर्सर को 10 लाख का जुर्माना हो सकता है और ना सुधरने पर दोबारा उसी गलती पर 50 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा। इसलिए इन दिनों हर कोई ब्रांड डील साइन करने से पहले अपनी लीगल टीम के जरिए दावे क्रॉस चेक कर रहा है। पहले सेलिब्रिटीज अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड पर डालकर पल्ला झाड़ते थे, लेकिन अब अपने इंडेमनिटी क्लॉज में ये भी लिखवाते हैं कि अगर फाइन लगा तो वो भी ब्रांड भरेगा। लेकिन यहाँ पर फाइन से ज्यादा भी डर है सजा का, इसलिए हर सेलिब्रिटी या एंडोर्सर कदम फूंक के रख रहा है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बार शायद लेगा। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन बढ़ रहा है, धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री उससे जुड़े प्रोडक्ट को और बेहतर एफिशिएंट बनाने की ओर ध्यान देने में लगी है। अपोलो टायर्स ने आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्पेशल टायर लॉन्च किया है। ये टायर्स 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स के लिए लॉन्च किए गए हैं। टायरों की अपोलो एम्पीरियन रेंज इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के लिए है, जबकि अपोलो WAV इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए। आज हम 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। एक है इलेक्ट्रिक टायर 4 व्हीलर्स के लिए, कार्स के लिए, हाई परफॉर्मेंस कार्स के लिए, और एक है इलेक्ट्रिक टायर 2 व्हीलर्स के लिए और ख़ास करके स्कूटर्स के लिए। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है सारी गाड़ियों का, और हमारे देश में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी ऐसा लगता है कि काफ़ी तेज़ी से आ रही है हर एक सेगमेंट में। सो हमारी ये कोशिश है कि जो ये टायर्स हैं अर्ली ऑन हम इस टेक्नोलॉजी में एंट्री करें। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी का दौर जारी रहा। निफ्टी 182 अंक चढ़कर 17,340 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 545 अंक बढ़कर 58,115 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 412 अंक चढ़कर 37,903 के लेवल पर यह बंद हुआ। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।